प्रोड्यूस होते ही नहीं। तो बेसिकली डिजीज की वजह से भी है, मेडिसिन की वजह से भी है। लेकिन अगर एक ऑप्शन टिक करना होगा तो आपको डिजीज वाला ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है दे आर ऑलवेज ओनली सिम्टम्स ऑफ सच नेचर एज दिस डिजीज वॉज इटसेल्फ ऑफ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन द ऑर्गेनिज्म। तो एसेसरी फिनोमिना अगर एक ऑप्शन टिक करना होगा तो बिकॉज ऑफ द डिजीज होता है इन पार्शियली सूटेबल मेडिसिन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अफोरिज्म 182। 182 में लिखा है कि imperfectly selected medicine facilitates the discovery of a second and more accurately suitable medicine। तो क्या होगा जब हम लोग इम्परफेक्टली सिलेक्टेड मेडिसिन पहली बार पेशेंट को देंगे तो उस पेशेंट के अंदर कुछ नए सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे जिसको हम एसेसरी फिनोमिना कहते हैं। अल्टीमेटली हमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मिल जाएगा, एक ओल्ड सिम्टम जो ऑलरेडी पेशेंट में थे एक या दो, प्लस नए सिम्टम जो हमारी मेडिसिन की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। इन दोनों को मिला के हम लोग सेकेंड बेस्ट सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो बेसिकली जो हमने पार्शियली सुटेबल मेडिसिन दी उसने एक पाथवे क्रिएट कर दिया कि अब लेट अस स्टार्ट द क्योर, लेट अस इनिशिएट द क्योर। ठीक है, अब बेसिकली हमारे सिम्टम्स इंक्रीज होते जाएंगे एसेसरी फिनोमिना की वजह से, अब हम नेक्स्ट मेडिसिन उसके बेसिस पे दे पाएंगे। अभी 183 में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन भी आता है स्टेटस मोरबाय कहाँ पे लिखा है 183 में। तो कोई मुझे बता पाएगा स्टेटस मोरबाय का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस मोरबाय? 183 अफोरिज्म में लिखा है इसके बारे में। स्टेटस मोरबाय मतलब कैन एनीबॉडी टेल मी स्टेटस मोरबाय का मतलब क्या होता है? मैम पता नहीं। अच्छा, स्टेटस मोरबाय मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द डिजीज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमने पहले पेशेंट को एक दवाई दी पार्शियली सुटेबल मेडिसिन, उसके बाद हमने दूसरी दवाई दी, फिर हम देखेंगे कि एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है डिजीज का, एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है डिजीज का, उसमें कितने डिजीज के सिम्टम है, उसमें कितने मेडिसिन के सिम्टम है, अभी क्या क्या सिम्टम रह गए हैं, क्या क्या सिम्टम चले गए हैं, उसके बाद हम लोग थर्ड मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो ये जो हम स्टेटस यहाँ पे चेक कर रहे हैं डिजीज का हमारी दवाई देने के बाद, इसको बोलते हैं स्टेटस मोरबाय, जिसको आपको हर बार जब भी पेशेंट फॉलो अप में आएगा उसको आपको एग्जामिन करना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है पेशेंट की डिजीज का, इसको बोलते हैं स्टेटस मोरबाय। अभी और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे लिखा है कि ओपियम शुड बी गिवन टू ब्रिंग द रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से अफोरिज्म में लिखा है कि ओपियम शुड बी गिवन टू ब्रिंग द रिएक्शन। ये दे रखा है हमारे अफोरिज्म नंबर 183 के फुटनोट में कि ओपियम शुड बी गिवन टू ब्रिंग द रिएक्शन। क्या होता है कई कई केस में जो जहाँ पे लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन होता है, हमने पहली मेडिसिन दी तो पहले से ही वो वन साइडेड डिजीज थी, यानी कि पेशेंट एक या दो सिम्टम के साथ ही आया था, तो हमने पहली मेडिसिन दी, पेशेंट ने 2 या 3 सिम्टम शो करे, दूसरी मेडिसिन दी, पेशेंट का कुछ असर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही कोई सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के अंदर, क्यों? बिकॉज लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन है, पेशेंट के अंदर जो वाइटल फोर्स है वो एकदम दबा हुआ है, सप्रेस स्टेट में। ऐसे केस में क्या हो रहा है, जब हमारी मेडिसिन देने के बाद भी पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम पिक्चर ही अराइज नहीं हो रही है, ऐसे केस में हमें ओपियम देना चाहिए उस पेशेंट को, इट विल ब्रिंग द रिएक्शन, ताकि सिम्टम्स जो है अंदर से उभर के आए, सिम्टम जो है आए, इस वजह से ओपियम दी जाती है। तो 183 के फुटनोट में लिखा है कि ओपियम विल ब्रिंग द रिएक्शन इन सच केसेस वेयर द पेशेंट्स आर नॉट गिविंग सिम्टम्स और द पेशेंट विच सिम्टम्स आर गिवन आर वेरी इनडिस्टिंक्ट, जहाँ पे ठीक ठाक सिम्टम दे ही नहीं रहा है पेशेंट, वहां पे ओपियम बीच में देनी चाहिए ताकि ठीक से सिम्टम पेशेंट दे पाए। ये 183 के फुटनोट में लिखा है। फिर 184 में लिखा है, इसी तरह से कंटिन्यू चल रहा है कि अनदर होम्योपैथिक मेडिसिन टू बी गिवन टिल द केस इज नॉट क्योर। पहले एक मेडिसिन दिया, फिर स्टेटस मोरबाय देखा, दूसरी मेडिसिन दी, फिर स्टेटस मोरबाय देखा, तीसरी मेडिसिन दी, इस तरह से क्योर जो है कंटिन्यू होता रहेगा, एक के बाद एक होम्योपैथिक मेडिसिन देती रहनी है जब तक क्योर अचीव ना हो जाए, ये हैनेमैन ने बोला है।
अब ये आता है क्वेश्चन बहुत बार 185 अफोरिज्म में लोकल मेलोडीज के बारे में बात किया गया है। तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है कि लोकल डिजीज या लोकल मेलोडीज के बारे में कौन से अफोरिज्म में लिखा है। तो 185 लोकल मेलोडीज को बोलते हैं एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज। एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज, और क्या नाम है इसका? एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज। ये क्वेश्चन आता है, कहाँ पे लिखा है? 185 में। ठीक है। सो एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज होती क्या है? दोज चेंजेस एंड इवेंट्स दैट अपीयर ऑन द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसे चेंजेस, ऐसी डिजीज जो सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी में अराइज हो, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज। जो सिर्फ बाहर के बॉडी पार्ट में आपको जिसमें चेंजेस दिखे, ठीक है, इसको बोला जा रहा है एक्सटर्नल या लोकल मेलोडीज। अब 186 अफोरिज्म में टाइप्स ऑफ लोकल मेलोडीज को डिस्क्राइब किया गया है। देयर आर टाइप्स ऑफ लोकल मेलोडीज, दैट इज ट्रिवियल एंड सीरियस। जो ट्रिवियल मतलब जो बहुत हल्की लोकल मेलोडी है, जो हल्की लोकल डिजीज है, बहुत स्लाइट कम सीरियस नेचर की जो होती है, बहुत कम सीरियस नेचर वाली जो डिजीज होगी उसको बोलेंगे ट्रिवियल। वहां पे मैकेनिकल एड इज सफिशिएंट, वहां पे बोल दिया गया कि मैकेनिकल एड इज सफिशिएंट। बट अगर कोई सीरियस किसी को लोकल डिजीज हो जाएगी, वहां पे मैकेनिकल एड प्लस डायनेमिक मेडिसिन देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर नॉर्मली कोई चोट लग गई किसी के, तो आपने क्या किया? बैंडेज लगा दी, दैट इज इनफ। रोड पे कोई गिर गया, बैंडेज लगा दी, ठीक है, इनफ है। लेकिन अगर किसी को सीरियस वाली लोकल डिजीज हुई है, किसी का एक्सीडेंट सीरियस हो गया जहाँ पे उसका फ्रैक्चर हो गया है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्चर को सही करने के लिए एक तो प्लास्टर भी बांधना पड़ेगा, साथ में आर्निका, सिम्फाइटम, वो सब मेडिसिन आप दोगे उसकी पेन को रिड्यूस करने के लिए। तो इसको बोला जाएगा सीरियस लोकल मेलोडी, जहाँ पे आपको इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन भी देनी है, डायनेमिक रेमेडी भी देनी है, साथ के साथ में मैकेनिकल एड लाइक सूचर, लाइक प्लास्टर, ये सब भी देना है। इसको बोलते हैं सीरियस टाइप ऑफ लोकल डिजीज। ठीक है, तो ये दो तरह की लोकल डिजीज होती है। ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर्जिकल डिजीज के बारे में कहाँ पे लिखा है? सर्जिकल डिजीज के बारे में 186 में लिखा है। सर्जिकल डिजीज के बारे में 186 में लिखा है। यहाँ पे ये भी बोला है कि सर्जिकल डिजीज के अलावा जो दूसरी डिजीजेस होती है, जो दूसरी लोकल मैलिडीज होती है, उसमें इंटरनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बट सर्जिकल डिजीज में आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी, वहां पे हमारी मेडिसिन देने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 186 अफोरिज्म में बोल दिया गया है हैनीमैन ने। तो क्वेश्चन आता है कि सर्जिकल डिजीज के बारे में कौन से अफोरिज्म में लिखा है? 186, ये इंपॉर्टेंट है। फिर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 187। यही बोला गया है 187 में कि एक्सेप्ट द सर्जिकल डिजीज, ऑल अदर मेलेडी जिनका कॉज इंटरनल है, रिक्वायर इंटरनल डायनेमिक मेडिसिन। कोई भी बीमारी जिसका कॉज इंटरनल कॉज है, उसको इंटरनल डायनेमिक मेडिसिन चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वॉट हुआ है, तो अगर हम सोच रहे हैं वॉट में चलो थूजा मदर टिंचर लगा लो, सही हो जाएगा, ये तो बस एक्सटर्नली दिखता है, इसको कोई बीमारी नहीं है, नहीं। लेकिन अगर वॉट किसी का हुआ है, पक्का उसके अंदर में कोई वाइटल डिरेंजमेंट हुआ है जिसकी वजह से उसको वॉट हुआ है, साइकोटिक माइज्म या सिफिलिटिक माइज्म उसके अंदर प्रीडोमिनेंट हो गया, इसलिए वॉट हुआ है। तो वहां पे थूजा या नाइट्रिक एसिड या स्टैब जो भी आप देंगे दवा, वो इंटरनली देनी है, एक्सटर्नल नहीं देनी है, एक्सटर्नल अप्लाई करने को देनी ही नहीं है। तो जो भी मैलेडीज, जो भी लोकल मैलेडीज है जिसका कॉज इंटरनल है, वहां पे आपको इंटरनल डायनेमिक मेडिसिन देना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट ट्रिवियल वाली जहां पे मैकेनिकल एड से चल जाएगा। सीरियस वाली, सपोज कोई एक्सीडेंट वाला केस हो गया, वहां पे आपको मैकेनिकल एड प्लस डायनेमिक मेडिसिन देनी पड़ेगी। बट ऐसी वन साइडेड डिजीज, ऐसी लोकल मैलेडीज जिसका कॉज इंटरनल है, वहां पे आपको इंटरनल डायनेमिक मेडिसिन देना ही पड़ेगा। तो तीन तरह से उसने क्लासिफाई कर दिया है लोकल डिजीजेस को। एक ट्रिवियल वाली, मतलब छोटी मोटी, जहां पे सिर्फ मैकेनिकल एड दे दो। एक बहुत सीरियस वाली, जहां पर आपको प्लास्टर भी करना है प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन भी देना है। और एक ऐसी लोकल मेलेडी, फॉर एग्जांपल वॉट्स, जिसका कॉज जो है अंदर छुपा हुआ है, वहां पे आपको इंटरनल डायनेमिक मेडिसिन देनी है। तो ये तीन तरह की लोकल डिजीज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। फिर 188 में क्या बोला गया है?
लोकल मेलेडीज फ्रॉम द अर्लीस्ट हिस्ट्री आर कंसिडर्ड मियरली टॉपिकल, मतलब जो ओल्ड स्कूल होते थे वो लोग क्या कंसिडर करते थे, ये जो वॉर्ड्स हुआ, या मान लो कोई एक एक्नी लेके आया पेशेंट, ठीक है, या कोई पिगमेंटेशन लेके आया पेशेंट, तो उनको एज एन एक्सटर्नल डिजीज वो लोग कंसिडर करते थे, और वो लोग क्या करते थे, मियरली टॉपिकल, मतलब बस ऑइंटमेंट दे देते थे उनको अप्लाई करने के लिए। ये ओल्ड स्कूल का सोच था। तो 188 में लिखा है कि ओल्ड स्कूल जो लोग हैं वो एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज को ऑइंटमेंट से, टॉपिकल एप्लीकेशन से ठीक करते हैं। देन कमिंग टू द 189 अफोरिज्म, यहाँ पे बोला, हैनीमैन ने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये जो ओल्ड स्कूल का तरीका है कि सिर्फ आपने जो लोकल मेलेडी को, बेसिकली वार्ड्स जैसी जो डिजीजेस होती है, आप अगर उसको आप एक्सटर्नल समझ रहे हो तो बिल्कुल गलत है। इसमें सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन दे रहे हो तो बिल्कुल गलत है। क्यों बिल्कुल गलत है? बिकॉज नो एक्सटर्नल मेलेडी कैन अराइज और परसिस्ट इवन ग्रो वर्स विदाउट सम इंटरनल कॉज, बिना कोई इंटरनल कॉज के कोई एक्सटर्नल मैलिडी, कोई एक्सटर्नल डिजीज हो ही नहीं सकती, एक्सेप्ट इंजरी। इंजरी का केस छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी बीमारी हो, वॉट्स हुआ, विटिलिगो हुआ, ये एक पैच भी अगर आया है बॉडी के अंदर, वो सब कुछ इंटरनल डिरेंजमेंट कहीं ना कहीं उसके अंदर रहेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर कॉज, इंटरनल कॉज रहेगा, उसकी वजह से वो एक्सटर्नल मैलिडी आया है। तो यहाँ पे हैनीमैन ने बोल दिया कि ओल्ड स्कूल जो उनको ट्रीट करते थे एज एन लोकल डिजीज और सीधा ऑइंटमेंट लगा के भेज देते थे, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ये जो एक्सटर्नल मेलेडी है ये कहीं ना कहीं इंटरनल कॉज की वजह से अराइज हुई है, तो ऐसे केस में हमें इंटरनल डायनेमिक मेडिसिन देनी ही चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया हैनीमैन में, ये क्वेश्चन में आता है, नो इरप्शन ऑन द लिप, no vitiligo can occur without the previous or simultaneously internal ill health। एग्जाम्पल दे दिया है कि कोई भी इरप्शन ऑन द लिप्स या कोई भी विटिलो का जो भी केस आएगा जहां पे बस एक्सटर्नल एक पिगमेंटेशन होता है, बिना इंटरनल डिरेंजमेंट के वो आ ही नहीं सकता। और इसके नेक्स्ट अफोरिज्म में बोल दिया गया, मस्ट बी क्योर बाय द इंटरनल मेडिसिन। ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल मेलेडी जिसका कॉज अंदर छुपा हुआ है, इट मस्ट बी क्योर्ड बाय एन इंटरनल रेमेडी, 190 में बोल दिया गया है। अभी 191 में क्या होगा, क्या बोला गया है? 191 में बोला है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रेमेडी कॉजेस important changes in the general health and particularly in the affection of the external part। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग इंटरनल मेडिसिन दे दिया इस पेशेंट को तो क्या होगा, पेशेंट की एंटायर हेल्थ भी रिस्टोर हो जाएगी और साथ साथ में एक्सटर्नल अफेक्शन भी चला जाएगा। ये हैनीमैन ने बोल दिया है कि अगर हमने इंटरनल मेडिसिन दे दी ऐसे केस में, ऐसा एक्सटर्नल मेलेडी, ऐसा लोकल डिजीज जिसका कॉज इंटरनल है, ऐसे केस में अगर हमने इंटरनल मेडिसिन दे दी तो पेशेंट का एक्सटर्नल तो ठीक हो ही जाएगा, वो वार्ड तो ठीक हो ही जाएगा, साथ में साथ पेशेंट जो है अपनी हेल्थ भी रिस्टोर कर लेगा। दिस इज 191। ठीक है, अभी 192 में दे रखा है, ऐसी जो लोकल वन साइडेड डिजीज होगी जहां पे आपको इंटरनल मेडिसिन देनी है, उसकी टोटालिटी कैसे फॉर्म करनी है। कैसे फॉर्म करनी है? तीन चीजें टोटालिटी में रहेगी। पहला, एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ द लोकल अफेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को वॉट हुआ है तो एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ द वॉट नोट डाउन करना आएगा कि उसका साइज क्या है, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, या फिर क्या उसमें ब्लीडिंग हो रही है, क्या उसमें इचिंग हो रही है, नहीं हो रही है। तो एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ द लोकल अफेक्शन आपको नोट डाउन करना होगा। उसके अलावा ऑल द चेंजेस एंड सफरिंग एंड सिम्टम्स, सारे चेंजेस या सफरिंग या सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल इन द पेशेंट हेल्थ, वो भी नोट डाउन करना है। एंड द सिम्टम्स विच मे बी प्रेजेंट प्रीवियसली व्हेन नो मेडिसिन वाज टेकन। तो तीन चीज आपको नोट डाउन करनी है टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बनाने के लिए फॉर लोकल डिजीज। पहला होता है एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ द लोकल अफेक्शन, सेकेंड उसका जनरल हेल्थ के सिम्टम, तीसरा दवाई लेने से पहले उसके क्या क्या सिम्टम थे, क्या क्या सिम्टम उसने नोटिस किए थे। ये तीनों से हमारी टोटालिटी बनेगी लोकल डिजीज के केस में, जो कि एक्सटर्नल टाइप वाली जो लोकल डिजीज है उसमें तीन चीजें बनाएगी टोटालिटी, एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ द लोकल अफेक्शन, पेशेंट का हेल्थ और सिम्टम्स विच वर नोटिस बिफोर टेकिंग द मेडिसिन। तो 192 में टोटालिटी कैसे बनानी है लोकल वन साइडेड डिजीज की, वो दे रखा है।
अभी 193 पे आ जाओ, वहां पे लिखा है बाय मीन्स ऑफ दिस मेडिसिन एम्प्लॉयड ओनली इंटरनली द जनरल मॉर्बिड स्टेट ऑफ द बॉडी इज रिमूव्ड अलोंग विद द लोकल अफेक्शन। मतलब अगर ऐसे केस में हमने इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन दी जो कि बेस्ट सूटेबल थी पूरा सिमिलिमम यूज करके, तो लोकल अफेक्शन तो चला ही जाएगा, साथ के साथ में रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ भी हो जाएगा। ये चीज प्रूव कर रहा है कि ये जो लोकल एक्सटर्नल डिजीज हुई थी वो इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स की वजह से हुई है, ना कि कोई एक्सटर्नल कॉज है। तो बोल रहा है अगर हम हमारी मेडिसिन इंटरनली देते हैं इस टाइप के डिजीजेस में, तो लोकल अफेक्शन तो ठीक हो ही जाएगा, वाट तो ठीक हो ही जाएगा, साथ के साथ में पेशेंट की जनरल हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। ये बता रहा है कि जो वॉट हुआ था वो इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स की वजह से हुआ था, ना कि बाहर के कोई रीजन की वजह से। ठीक है, तो ये 193 में आ रहा है। अभी तक कुछ डाउट हो रहा है? कोई एक अफोरिज्म जो समझ में नहीं आया हो, मैं वापस पढ़ा देती हूँ। नो मैम। ठीक है, इजी लैंग्वेज में एग्जांपल दे दे के मैं तुम लोग को बता रही हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए दिमाग में, फिर वापस से आप लोग रीडिंग करना अफोरिज्म्स की, ताकि जो मैंने समझाया उसको आप लिंक कर सको अफोरिज्म से। अभी 194 और 195 में बेसिकली हैनेमन जो है वो अगेंस्ट द एक्सटर्नल एप्लीकेशन बोल रहा है। ठीक है, कि we should not apply any ointment, any topical things in case of external one sided disease, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बोल ही दिया है इसने कि ये जो एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज है इसको ओरिजिन इंटरनली होता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर डिफेक्ट है, इसकी वजह से वो आया है, तो हमें लोकल मेडिसिन देनी ही नहीं है ऐसे केस में। ठीक है, it is not allowed, it is not permissible even in the acute as well as in the chronic affection to apply any external remedy। तो एक्सटर्नल यहाँ पे आता है, एक्सटर्नल मेडिसिन के एकदम अगेंस्ट में बोल दिया है 194 और 195 अफोरिज्म में। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। 194 में बोला है कि आप इतनी बार इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि इंटरनल होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है, तो देनी कैसे है? पहले आपको जनरल क्लास ऑफ प्रूव मेडिसिन देनी है, जैसे कि बेलेडोना, एकोनाइट, रस्तक्स, मरकरी, इस तरह की मेडिसिन देनी है। अगर पेशेंट इन जनरल क्लास ऑफ प्रूव मेडिसिन से ठीक हो गया, जो बहुत स्ट्रॉन्ग माइजमेटिक नहीं होती है, ठीक है, एकोनाइट हुआ, रस्तक्स हुआ, बेलेडोना हुआ, मर्क्यूरी हुआ, ये सब मेडिसिन से अगर पेशेंट ठीक हो गया तब तो ठीक है। अगर नहीं हुआ क्योर तो इट रिक्वायर एंटीसोरिक मेडिसिन। यहाँ पे बोल दिया है कि अगर जनरल क्लास ऑफ प्रूव मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं हुआ तो उसको एंटीसोरिक मेडिसिन देना पड़ेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली हैनेमैन बोल रहा है कि ये जो एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज है वो भी सोरिक इन ओरिजिन है, वो भी सोरिक इन ओरिजिन है, जहां पे अगर एक दवाई जो कि जनरल क्लास ऑफ प्रूव मेडिसिन से हमने दी उससे पेशेंट ठीक नहीं हुआ, तो ऐसे केस में हमें एंटीसोरिक मेडिसिन देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये 194 और 195 में लिखा है। फिर 196 में आए तो यहाँ पे लिखा है कि इट माइट इंडीड सीन एज though the cure of such diseases would be hastened by employing the medicinal substance which is now known to be truly homeopathic to the totality of the symptom, not only internally but also externally, because the action of the medicine applied to the seat of the local affection might effect more rapid change in it। तो 196 में लिखा है कि अगर हमें ऐसा लगेगा कि इस तरह की लोकल डिजीजेस में अगर हम इंटरनल मेडिसिन भी दे दें और साथ के साथ एक्सटर्नल भी दे दें, फॉर एग्जांपल थूजा मदर टिंचर खाने को भी दे दें और थूजा मदर टिंचर अप्लाई करने को भी दे दें, तो हम सोचेंगे क्योर बहुत जल्दी होगा। ऐसे लोगों का थॉट था कि अगर हम दोनों करें, इंटरनल और एक्सटर्नल कर दे, दोनों दे दे, तो ऐसा लगेगा कि क्योर बहुत जल्दी हो जाएगा, चलो हम दोनों देते हैं। नहीं, हैनेमैन पूरा इसके अगेंस्ट था कि ऐसा लग रहा होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल देने पे ठीक हो जाएगा जल्दी पेशेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। 196 में हैनेमैन ने इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया है कि डू नॉट गिव एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेडिसिन टुगेदर, कभी एक साथ नहीं देनी है। ठीक है, इन केस ऑफ लोकल डिजीजेस जो कि इंटरनल रीजन की वजह से हुई है, इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स की वजह से हुई है। फिर क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन इफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेडिसिन आर गिवन टुगेदर। तो यहाँ पे हैनेमैन ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों मैं मना कर रहा हूँ कि एक्सटर्नल और इंटरनल मेडिसिन एक साथ नहीं देनी है, क्यों नहीं देनी है।
The local affection will usually be annihilated sooner than the internal disease and will shall now be deceived by the semblance of a perfect cure. क्या होगा अगर हम एक साथ दे देंगे लोकल मेडिसिन, बेसिकली हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल एक साथ अगर दे देंगे, जहाँ पे हम लोग एक्सटर्नली सपोज थूजा में मदर टिंचर अप्लाई करने को दे रहे हैं और थूजा खाने को भी दे रहे हैं, तो क्या होगा, वॉट तो चला जाएगा, लेकिन इंटरनल डीरेंजमेंट ऑफ द जो वाइटल फोर्स है वो सही नहीं होगा। तो हमें लगेगा पेशेंट का वॉट तो ठीक हो गया, चलो पेशेंट ठीक हो गया, हम खुश हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ ही नहीं है ऐसा। इंटरनली पेशेंट बीमार का बीमार है, आपने क्या किया, सिर्फ वॉट्स को रिमूव कर दिया गया एक्सटर्नल एप्लीकेशन साथ में देख के। इस वजह से हैनीमैन ने मना किया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एक साथ मत दो, अदरवाइज क्या होगा, लोकल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और अंदर की बीमारी एज इट इज रह जाएगी। सो डू नॉट गिव टुगेदर, ओनली यू हैव टू गिव इंटरनल मेडिसिन इन दीज केसेस। सो क्या बोल रखा है रीजन कि लोकल इन्फेक्शन जल्दी से चला जाएगा, फिर क्या रह जाएगा, देयर रिमेन ओनली द अदर लेस डिस्टिंग्विशेबल सिम्टम, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ एपेटाइट, फॉर एग्जाम्पल लेथार्जी, इस तरह से अनडिस्टिंग्विशेबल सिम्टम रह जाएंगे पेशेंट के अंदर। तो उस बेसिस पे आप दूसरी मेडिसिन पेशेंट को दे ही नहीं पाओगे, करेक्ट मेडिसिन दे ही नहीं पाओगे, विच आर नॉट सफिशिएंट टू प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन। सो इसलिए हैनीमैन ने मना किया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल मेडिसिन एक साथ नहीं देनी है, अदरवाइज जो लोकल अफेक्शन है वो चला जाएगा और इंटरनल बीमारी एज इट इज रह जाएगी और हम लोग सोचेंगे हमने तो पेशेंट को ठीक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ यहाँ 199 में एग्जाम्पल दे रखा है कि लोकल सिम्टम सपोज अगर डिस्ट्रॉय कर दिए गए बाय द कोरोसिव एंड डेसिकेटिव एक्सटर्नल रेमेडी बाय अ नाइफ, then the case become much more difficult on account of two indefinite या uncharacteristic symptoms। तो अगर हमने लोकल सिम्टम्स को नाइफ के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया, क्वार्टराइजेशन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया, तो केस और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योर करने के लिए। तो खाली एक्सटर्नल भी नहीं देना है, खाली एक्सटर्नल और इंटरनल एक साथ भी नहीं देना है, सिर्फ इंटरनल देना है, उसमें भी पहले जनरल क्लास ऑफ प्रूव मेडिसिन फॉलोड बाय एंटीसोरिक। फिर 200 में बोला है कि इफ द लोकल सिम्टम्स वर प्रेजेंट देन इट विल बी इजी फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंटरनल मेडिसिन। ये बोल रहा है कि अगर हमने क्या किया, हम लोकल सिम्टम्स भी रख रहे हैं पेशेंट का और इंटरनल मेडिसिन इंटरनल डिरेंजमेंट को भी देख रहे हैं, दोनों चीजों को देख रहे हैं, उसके बेसिस पे इंटरनल मेडिसिन दे रहे हैं, तब तो पेशेंट विल बी इजीली क्योरेबल। लेकिन अगर हमने दोनों एक साथ दे दिया और लोकल अफेक्शन चला गया, तो हमारे पास कुछ सिम्टम ही नहीं रह जाएगा पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। सो हमेशा सिर्फ इंटरनल मेडिसिन देनी है। देन कम्स 201 जहां पे बोला है कि why this external malady is coming, क्यों हमारे इंटरनल वाइटल डिरेंजमेंट की वजह से बाहर में हमारी बॉडी जो है कोई मैनिफेस्टेशन स्किन पे क्यों शो कर रहा है, क्यों एक्सटर्नल लोकल मेलेडी की तरह हमारा वाइटल फोर्स शो कर रहा है। So men's vital force when encumbered with a chronic disease which it unable to overcome by its own adopts the plan of developing a local malady on some external part. The presence of the local affection thus silences for the time the internal disease, though without being able either to cure it or diminish it materially. तो वाइटल फोर्स हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हार्ट, लंग, उन सबको प्रिजर्व करना चाहता है, इस वजह से वो अपनी सारी मैनिफेस्टेशन इस स्किन के ऊपर भेज देगा, बिकॉज स्किन इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो वाइटल फोर्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन देके, स्किन पे सारे सिम्टम्स देके। तो ऐसा नहीं कि अगर हमने इस स्किन के सिम्टम्स को एक्सटर्नली ट्रीटमेंट देके ऑइंटमेंट वगैरह लगा के ठीक कर दिया या पेशेंट का सप्रेस कर दिया, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और डैमेज हो जाएंगे, बिकॉज दिस वाज एक्चुअली जो हमारा वाइटल फोर्स है वो इंटरनल डिजीज को साइलेंस करने की कोशिश कर रहा था स्किन के थ्रू मैनिफेस्टेशन देके, बाहर फेंक के,
टुवर्ड्स द स्किन फेंक के अपने सिम्टम्स को। लेकिन अगर जो वाइटल फोर्स ने हमारी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म जो अडॉप्ट किया है, बाहर की तरफ सारे इरप्शन देके अगर हम उसको सप्रेस कर देंगे, नाइफ से हटा देंगे, ऑइंटमेंट लगा देंगे, तो हम हमारी इंटरनल डिजीजेस को, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को और ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। ये चीज 201 में लिखी है। तो क्वेश्चन आया था कि वाई एक्सटर्नल लोकल मेलोडीज आर प्रेजेंट। तो उसमें ऑप्शन था कि इट इज द वे जिस तरह से हमारा जो वाइटल फोर्स है, द प्रेजेंस ऑफ दिस लोकल अफेक्शन साइलेंसेस द इंटरनल डिजीज, ऐसा ऑप्शन था। ठीक है, तो वहां पे ये वाला ऑप्शन टिक करना होगा कि क्यों वाइटल फोर्स थ्रो कर रहा है अपने जो मैनिफेस्टेशन है स्किन पे एज अ लोकल रेमेडी, एज अ लोकल मेलोडी, टू प्रोटेक्ट आवर इंटरनल बॉडी, टू साइलेंस द इंटरनल डिजीज, इसलिए थ्रो कर रहा है। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल अल्सर ऑफ द लेग गेट वर्स एज लॉन्ग एज द इंटरनल सोरा इज अनक्योर्ड। जब तक कि आप एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं देंगे इंटरनली, तब तक ऑल अल्सर ऑफ द लेग वर्स होता जाएगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इंटरनल ऑर्गन को ट्राई टू प्रोटेक्ट कर रही है, बाहर की तरफ अल्सर फेंकती रहेगी जब तक कि इंटरनल सोरा ठीक नहीं हो जाता। इस तरह से शैंकर जो होता है सिफिलिस मैनिफेस्टेशन में, वो तब तक रहेगा बॉडी के अंदर, बाहर तब तक दिखेगा जब तक कि इंटरनल सिफिलिटिक मेडिसिन नहीं देते हम पेशेंट को। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल दे रखा है कि इंटरनल मेडिसिन देना बहुत जरूरी है। बेसिकली जो एक्सटर्नल लोकल मेलोडीज है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटरनल डिजीज ही है। जो वाइटल फोर्स हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो स्किन के बाहर फेंक दे रहा है वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स। फिर 202 में क्या लिखा है? इफ द ओल्ड स्कूल फिजिशियन डिस्ट्रॉय द लोकल सिम्टम बाय द टॉपिकल एप्लीकेशन, ऑइंटमेंट लगा के, नेचर मेक्स अप फॉर इट्स लॉस। अब क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल आपने ऑइंटमेंट लगा दिया, सप्रेस कर दिया आपने सिम्टम को, तो क्या करेगा वाइटल फोर्स? इट विल मेक अप इट्स लॉस बाय राउजिंग द इंटरनल मेलोडी। अंदर की जो बीमारी है उसको और बढ़ा देगा वाइटल फोर्स। एंड द अदर सिम्टम्स that previously existed in the latent state side by side with the local affection। क्या करेगा वाइटल फोर्स ऐसे केस में? वाइटल फोर्स तो बाहर की तरफ फेंक रहा था सारे सिम्टम, स्किन पे फेंक रहा था सारे सिम्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर हमने क्या किया? या तो नाइफ यूज करके उसको हटा दिया, या ऑइंटमेंट लगा दिया, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया लोकल अफेक्शन को। तो क्या होगा? वाइटल फोर्स जो है अब क्या करेगा? इंटरनल वाली जो डिजीज है और बढ़ा देगा, और बीमारी बढ़ जाएगी, अदर सिम्टम्स भी मैनिफेस्टेशन होने लग जाएंगे जो लेटेंट स्टेट में थे, और लोकल अफेक्शन तो साथ के साथ बढ़ता ही रहेगा। बेसिकली हमारी जो इंटरनल डिजीज है वो बढ़ जाएगी अगर हमने लोकल अफेक्शन को विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल ट्रीटमेंट या टॉपिकल थिंग या ऑइंटमेंट से हमने हटा दिया, तो इंटरनल मेडिसिन नहीं दी, तो हमारी इंटरनल डिजीज बढ़ जाएगी। ऐसे लगना था तुम लोग ऊपर लगा दे। देन नेक्स्ट अफोरिज्म 203 में, हाउ ओल्ड स्कूल ट्रीट्स लोकली। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि किस तरह से जो ओल्ड स्कूल है, एलोपैथिक लोग है, वो किस तरह से इन लोकल डिजीज को ठीक करते थे। स्किन द सोरिक इरप्शन बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑइंटमेंट। जो भी सोरिक इरप्शन होता था वो लोग ऑइंटमेंट यूज करते थे। बर्निंग अवे द शैंकर बाय कॉस्टिक। जो शैंकर जो कि एक सिफिलिटिक माइजम का मैनिफेस्टेशन है, उसको बर्न कर देते थे। डिस्ट्रॉइंग द कॉन्डाइलोमेटा ऑन देयर सीट बाय द नाइफ। और कॉन्डाइलोमेटा यानी कि जो वॉट्स होते थे उनको डिस्ट्रॉय कर देते बाय द लाइगेचर और द एक्चुअल क्वार्टराइजेशन से, नाइफ से वॉट्स को काट देते थे, कॉन्डाइलोमेटा को काट देते, शैंकर को बर्न कर देते थे, और सोरिक इरप्शन में ऑइंटमेंट लगाते थे। ये ओल्ड स्कूल का तरीका था इन डिजीजेस को ठीक करने का। फिर 204 में यही लिख रखा है कि व्हाट विल हैपन इफ वी ट्रीट क्रॉनिक डिजीज विद द लोकल ऑइंटमेंट। ये जो क्रॉनिक डिजीजेस है, अगर हम इस तरह से सोरा के केस में ऑइंटमेंट दे दें, सिफिलिस के केस में बर्न कर दें, अगर साइकोसिस के केस में हम लोग इस तरह से क्वार्टराइजेशन कर दे, तो होगा क्या? आवर बॉडी विल इंटरलाइज द डिजीज, और हमारी बॉडी जो है या पीपल है, ह्यूमन जो है, वो इनन्यूमरेबल डिजीजेस से सफर करता रहेगा। इनन्यूमरेबल डिजीज, एवरी पर्सन विल बी सफरिंग whenever you are suppressing the symptom, whenever you are destroying the symptom, our body will be affected more and more, और हम लोग इनन्यूमरेबल डिजीजेस से सफर करेंगे अगर इस तरह से हम लोग क्रॉनिक केस में भी, क्रॉनिक डिजीज के केस में भी लोकल ऑइंटमेंट से ठीक करते रहे। तो इस तरह से 204 में लिखा है। तो अभी ये टुवर्ड्स
ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक मायजम की तरफ जा रहा है। अभी तक हम लोग वन साइडेड डिजीज की बात कर रहे थे, अभी 204 से क्रॉनिक मायजम के लिए यहाँ पे बोल दिया है हैनेमैन ने कि क्रॉनिक मायजम वाली जो डिजीजेस होती है उनको भी हमें ऑइंटमेंट से ठीक नहीं करना है। क्रॉनिक मायजम वाले केसेस में भी हमें इंटरनल मेडिसिन देना है। इंटरनल मेडिसिन दे के ही हम प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ मायजम को ठीक कर पाएंगे। So now Hahnemann is shifting from one-sided disease towards the chronic diseases which are due to the chronic miasm. वहां पे भी हैनेमैन यही बोल रहा है कि लोकल ऑइंटमेंट नहीं देना है, इंटरनल मेडिसिन ही देना है, इंटरनल डायनेमिक रेमेडी ही देनी है। वी कैन नॉट क्योर इवन द क्रॉनिक डिजीजेस, इवन द वन साइडेड डिजीजेस विद द हेल्प ऑफ द ऑइंटमेंट्स। यहाँ पे सेम चीज बोली गई है। फिर ये कई बार क्वेश्चन आता है, 205 के फुटनोट में बोला है कि कैंसर ऑफ लिप्स या कैंसर ऑफ फेस जैसी बीमारी जो है उस टाइम पे आर्सेनिक को एक्सटर्नली यूज किया जाता था इसको ठीक करने के लिए। तो हैनेमैन इसके अगेंस्ट है कि डू नॉट यूज आर्सेनिक एक्सटर्नली टू ट्रीट द कैंसर ऑफ लिप्स एंड फेस। ये 205 के फुटनोट में लिखा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली डायरेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज अब हमारे नेक्स्ट अफोरिज्म में आ रहे हैं। 206 से लेके 209 तक किस तरह, यहाँ पे तो बोल दिया था 205 और 204 में कि भाई ऑइंटमेंट यूज नहीं करना है क्रॉनिक डिजीज के केस में। अब करना क्या है, 206, 207, 208 में डायरेक्शंस दिया है कि करना क्या है क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए। तो पहले आपको देखना है क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए, see whether the syphilis alone is there or it is complicated with SORA, then treat accordingly। ठीक है, पहले देखो कि अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज है, कौन सा मायजम है, खाली सिफिलिस है या सोरा प्लस सिफिलिस है। अगर सोरा प्लस सिफिलिस है तो पहले एंटीसोरिक दो फॉलोड बाय एंटीसिफिलिटिक, तो उस हिसाब से ट्रीट करो। पहले फाइंड आउट करो कौन सा मायजम बैकग्राउंड में है, कौन सा प्रीडोमिनेंट मायजम है बैकग्राउंड में, उस हिसाब से एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिटिक या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दो, वो भी इंटरनली दो, ऑइंटमेंट अप्लाई नहीं करना है। 206 में ये डायरेक्शन दिया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया भी था यूपीएससी में एक बार, 206 के फुटनोट में लिखा है कोल्ड स्प्रेन्स, ओवरहीटेड, these things are insignificant to cause chronic disease। क्या होता है, कई बार हमारे पास पेशेंट आता है फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड अर्थराइटिस लेके, ठीक है, या ओए लेके, ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके, हम पेशेंट से पूछते हैं कि बताओ कि आपको कैसे शुरू हुई ये बीमारी। तो पेशेंट बोलते हैं एक बार मेरे पैर में स्प्रेन आ गया था, उसके बाद से मुझे ये डेवलप हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो आप खुद सोचो, इतना अगर हम लोग का प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हम लोग पढ़ते आए हैं, तो क्या एक स्प्रेन होने से, एक ठंडा लगने से किसी को सीओपीडी हो सकता है? क्या किसी को ओए आरए जैसी डिजीजेस हो सकती है? नहीं। तो यही चीज फुटनोट में बोला है कि कोल्ड, स्प्रेन, ओवरहीटेड, ये सिर्फ एक्साइटिंग कॉज है। ये नहीं कि इन कॉजेस को अगर आप बोला जाए दे आर टू इनसिग्निफिकेंट टू कॉज अ क्रॉनिक डिजीज, ये कोई क्रॉनिक डिजीज कॉज कर ही नहीं सकते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि ये कौन से अफोरिज्म में लिखा है 206 के फुटनोट में कि कोल्ड, स्प्रेन, ओवरहीटेड, these are just an excited cause, they cannot cause chronic diseases, they are too insignificant to cause chronic disease। 206 में लिखा है। फिर 207 में लिखा है to ascertain what kind of allopathic treatment had up to date been adopted for the chronic disease। अच्छा, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे डायरेक्शंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ chronic disease बोला जा रहा है। वहां पे सबसे पहले बोला जा रहा है पहले आप पता लगाओ कि बैकग्राउंड में मायजम कौन सा है, खाली सोरा है या खाली सिफिलिस है या सोरा प्लस सिफिलिस दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ये पता लगाओ। उसके बाद आप ये पता लगाओ कि कहीं उसने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो वो पहले नहीं ले चुका है इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, क्या उसकी वजह से तो पेशेंट में सिम्टम नहीं आ रहे, ये पता लगाओ। फिर 208 में एसेसरी सर्कमस्टांसेस पता लगाने को बोला है। फॉर केस ऑफ अ क्रॉनिक डिजीज ट्राई टू फाइंड आउट द एसेसरी सर्कमस्टांसेस, स्पेशली द माइंड एंड डिस्पोजिशन कैसा है पेशेंट का। यहाँ पे बोल दिया हैनेमैन ने in case of a chronic miasmatic diseases mind and disposition is to be considered and should be taken into account। तो किस तरह से हमें केस टेकिंग करनी है क्रॉनिक डिजीज के केस में, किस तरह से हमें सिम्टोमेटोलॉजी लेनी है पेशेंट की, वो डायरेक्शन यहाँ पे बोल दिया है हैनेमैन ने
पहले पता लगाओ कौन सा माइजम है, फिर पता लगाओ कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो नहीं ले चुका है पेशेंट, फिर ढूंढो कोई ऐसा सही सर्कमस्टांसेस तो बैकग्राउंड में नहीं है, फिर उसका माइंड एंड डिस्पोजिशन समझो। ये सब केस टेकिंग करने के बाद प्रॉपर एंटीसोरिक मेडिसिन दो अकॉर्डिंग टू द सिम्टोमेटोलॉजी। सो दिस वे में उसने डायरेक्शंस फॉर द क्योर ऑफ क्रॉनिक डिजीज दिया है 206 से लेके 209 तक, हाउ टू ट्रीट द क्रॉनिक डिजीज 206 से लेके 209 तक। और इसमें इंपॉर्टेंट है इसका फुटनोट कि खाली स्प्रेन, खाली कोल्ड, खाली ओवरहीट, ये सब चीजें क्रॉनिक डिजीज कॉज नहीं कर सकती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो मैम। ओके, अभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, कुछ कुछ एमसीक्यू पूछूंगी, जस्ट यू हैव टू गिव द आंसर। वेट अ मिनट।